चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस देख रहे थे। अभी तक हम लोगों ने, आवाज तो क्लियर आ रही होगी आप लोग को, चेक तो कर लीजिए एक बार। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस के बारे में देख रहे थे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जितना है पिछले क्लास में जो देख चुके हैं, अभी अभी इस वक्त पे एंथैल्पी एट वेरियस पॉइंट्स। एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज जो है आपका सारे साइकिल में होने वाला है। एंथैल्पी एट वेरियस पॉइंट्स, यहाँ हम लोग देखेंगे कि अलग अलग जगह पे एंथैल्पी की वैल्यू क्या लेना है और कैसे लेना है, ठीक है। तो जैसे एंथैल्पी एट वेरियस पॉइंट्स, अगर मैं पहला बोल दूं कि एंथैल्पी एट सैचुरेटेड वेपर कर्व बोल दूं तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। एंथैल्पी एट सैचुरेटेड वेपर कर्व, ठीक है। एंथैल्पी एट सैचुरेटेड वेपर कर्व का मतलब है कि आपको पता है कि जो डायग्राम बनता है, वो पता है कि जो डायग्राम बनता है उसमें इस तरीके से, ठीक है। और सैचुरेटेड कर्व का मतलब है, सैचुरेटेड वेपर कर्व कहाँ पे है, ये वाला जो लाइन है, ये वाला सैचुरेटेड वेपर कर्व है, ठीक है। ये वाला, अगर मान लो यहाँ कोई पॉइंट है 1, ठीक है, तो आपको अगर इसकी एंथैल्पी निकालनी है तो इस पॉइंट के अबाउट आपको देखना पड़ेगा कि इसका सैचुरेटेड टेम्परेचर क्या है पहले तो, ठीक है। इससे उतना मतलब नहीं है, बट एंथैल्पी का एक इस पॉइंट के अबाउट सैचुरेटेड टेम्परेचर ये हो जाएगा। अब इसके अबाउट कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसा बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर लाइन आपको निकालना है एंथैल्पी एट सैचुरेटेड वेपर कर्व, ठीक है। तो ये 1 जो है आपको पता है H1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है इसको हम लोग इस पॉइंट पे हम लोग किसी भी कर्व का वैल्यू आएगा वो उसको F से डिनोट करते हैं और इस पॉइंट पे G से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो H1 क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का जो है H की वैल्यू, ठीक है, वह क्या हो जाएगी, Hg हो जाएगी, ठीक है। H1 जो है यहाँ पे H1 इज इक्वल टू Hg। तो Hg जो है ये वाला किसी भी सैचुरेटेड स्टीम टेबल जब आप निकालोगे तो स्टीम टेबल में ये किसी सैचुरेटेड टेम्परेचर पे, ठीक है, किसी सैचुरेटेड टेम्परेचर पे एट ए गिवन सैचुरेटेड टेम्परेचर Hg की वैल्यू गिवन रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी भी रहेगा तो आपको ये गिवन रहेगा, सैचुरेटेड वेपर कर्व का अलग अलग सैचुरेटेड टेम्परेचर पे Hg की वैल्यू गिवन रहेगी, उसी तरीके से Hf की वैल्यू गिवन रहेगी, ठीक है। और मान लो मैं इस पॉइंट 1 तो है तो H1 इज इक्वल टू Hg हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे कि भाई इस तरीके से है, हाँ। और यहाँ वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या है, Hf, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है, Hf। तो मैं बोलूंगा कि यहां से लेके यहां तक ये है Hf और यहां से लेके यहां तक ये है लेटेंट हीट। तो मैं बोलूंगा कि H1 इज इक्वल टू Hf प्लस लेटेंट हीट, जो कि किसके बराबर है, Hg के बराबर है, ठीक है, Hg के बराबर है। तो जब Hf प्लस लेटेंट हीट इज इक्वल टू Hg है तो लेटेंट हीट क्या हो जाएगा, Hg माइनस Hf। लेटेंट हीट क्या हो जाएगा, Hg माइनस Hf। तो इसको हम लोग Hfg के भी लिखते हैं। तो लेटेंट हीट की भी वैल्यू आपको यहाँ से पता रहेगी। तो कभी भी ये है H1 की वैल्यू रहेगी सैचुरेटेड वेपर कर्व में, तो डायरेक्टली वो उस स्पेसिफिक सैचुरेटेड टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, Hg का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एंथैल्पी एट सैचुरेटेड वेपर कर्व, ठीक है। दूसरा, व्हेन द पॉइंट इज इन वेट रीजन। वेट रीजन का मतलब क्या होता है, बीच वाला हिस्सा जो है वेट है, वेट रीजन बोलते हैं इसको। तो अगर इसमें कहीं पे भी कोई पॉइंट मान लेते हैं वेट रीजन में होगा, मान लो यहाँ पे है कोई पॉइंट 1, यहाँ पे है कोई पॉइंट 1, आपको इसका निकालना है एंथैल्पी
आपको इसका क्या निकालना है, एंथैल्पी। तो इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट यहाँ का क्या होगा, HF होगा। इस पॉइंट के अबाउट यहाँ का क्या होगा, HG होगा। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पे HF होगा, यहाँ पे HG होगा। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक क्या है, HF है। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक जो आपका X इंटू HFG। ठीक है, ये चीज हम लोग पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, H1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, H1 की वैल्यू यहां से लेके यहां तक H1 रहेगा, जो किसके बराबर हो जाएगा, H1 इज इक्वल टू HF प्लस XHFG, जिसको हम लोग लिखते हैं H1 इज इक्वल टू HF प्लस XHG माइनस HF। ठीक है, तो वेट रीजन का एंथैल्पी इस तरीके से निकाल लेते हैं। X जो है ड्राइनेस फ्रैक्शन गिवन, नहीं पता, नहीं है ज्वाइन। ठीक है, तो जब पॉइंट वेपर कर्व सैचुरेटेड वेपर कर्व पे होगा तो क्या आएगा, देखो दिखा दिया कि डायरेक्ट Hg लिख सकते हैं, ये गिवन रहेगा किसी सैचुरेटेड टेम्परेचर। यहाँ पे इस सैचुरेटेड टेम्परेचर का, इस सैचुरेटेड टेम्परेचर का आपको क्या रहेगा, HF और HF आपको और Hg दोनों क्या रहेगा, गिवन रहेगा, पता रहेगा आपको, ये वाला आपको पता रहेगा तो आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में x का मान भी दिया रहेगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डायरेक्ट H1 की वैल्यू पूछेगा जिसमें आपको x का मान गिवन रहेगा और Hg और HF पता रहेगा, तो आप निकाल सकते हैं H1 की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया व्हेन द पॉइंट इज इन वेट रीजन में रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला हो गया होगा तो इसको मैं मिटा देता हूं। तीसरा देखेंगे, when the point is in superheated region। ठीक है, जब पॉइंट सुपरहीटेड रीजन में रहेगा तब। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सुपरहीटेड रीजन में रहने का मतलब यहाँ पे तो HF है, यहाँ पे क्या है, Hg है। और कहीं पॉइंट ये रीजन क्या है, हमारा सुपरहीटेड रीजन है, ये वाला रीजन क्या है, हमारा सुपरहीटेड रीजन है, तब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग .1। ठीक है, .1 लिखेंगे। तो यहाँ पे इसके अबाउट डिसैचुरेटेड है और इस पॉइंट के अबाउट जो ये है, ये T एक्चुअल टेम्परेचर को बताया हूं, ये वाला एक्चुअल टेम्परेचर है, हकीकत में कितनी टेम्परेचर है, और इस पॉइंट के अबाउट सैचुरेशन टेम्परेचर जो है ये है। ठीक है, ये इसके अबाउट आपको पूरा कहानी पता है, लेकिन आपको इसका निकालना बहुत अलग है। तो हम ये बोलेंगे कि सुपरहीटेड रीजन में इन सुपरहीटेड रीजन vapor behaves like an ideal gas and all the equation for ideal gas is valid in superheated region। इसका मतलब ये है कि जैसे ही वेपर बना, यहाँ पे क्या बना, वेपर बन गया, पहले क्या था, लिक्विड। देखो यहाँ पे क्या है, पूरा लिक्विड है, मतलब यहां से लेके यहां तक क्या है, पूरा पानी है, यहां से लेके यहां तक क्या है, पूरा पानी है। यहां से यहां तक जब जाएगा तो फेज चेंज हो रहा है,
फेज चेंज हो रहा है तो पानी किस में बदल रहा है, वेपर में बदल रहा है। अब यहाँ आते आते जब Hg में पहुंचेगा तो पूरी तरीके से क्या बन गया, वेपर बन गया। अब वेपर बनने के बाद जैसे ही और गर्म करते जाएंगे तो क्या होगा, सुपर हीटेड रीजन आएगा। अब वहां गर्म करते जाएंगे तो अब वेपर क्या है, गैस है, तो वेपर क्या है, और गर्म होते 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 हाई टेम्परेचर पे जो ये गैस है वह आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। जो वेपर है ना, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। मतलब इस रीजन में आप आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं, इधर नहीं लगा सकते, इधर जो प्योर सब्सटेंस का चल रहा है वही लेना है आपको। यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, आइडियल गैस वाला कहानी लगा सकते हैं जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो H1 है, H1 कहां से कहां तक होगा, H1 यहां से लेके यहां तक, ये H1 है। ठीक है, आपको पता है कि H1 यहां तक क्या है, यहां तक Hg है। ठीक है, और ये वाला रीजन, इसको आपको कितने रीजन में, ये वाले रीजन में आप क्या लगा सकते हैं, आइडियल गैस का कंसेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, आइडियल गैस का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, H1 इज इक्वल टू Hg प्लस, अभी टेम्परेचर डिफरेंस आया, मतलब ये क्या हीट है, ये यहाँ पे सेंसिबल हीट है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस आया, मैंने कहा था सेंसिबल हीट है। ठीक है, तो सेंसिबल हीट वाला इक्वेशन क्या होता है, dq इक्वल टू cp डेल्टा टी, क्या होता है, mcp डेल्टा टी होता था। ठीक है, तो मास तो हम सिंगल ले रहे हैं, है ना, मास पर केजी के हिसाब से ले रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं dq इक्वल टू cp डेल्टा टी। कांस्टेंट प्रेशर है क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये प्रेशर लाइन क्या है हमारा, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो सीपी वाला लेना है तो ले सकते हैं। कांस्टेंट वैल्यू में सीवी डेल्टा टी होगा और कांस्टेंट प्रेशर में सीपी डेल्टा टी, तो सीपी डेल्टा टी यूज करेंगे यहाँ पे, ये वाला यहां तक एच जी प्लस सीपी, सीपीवी, वी क्यों लिया हूं, सीपीवी का मतलब है स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसलिए वेपर का आपका स्पेसिफिक हीट यहां पे लेना है। ठीक, वॉइस कम आ रही है, ठीक है, एक बार चेक करते हैं। बाकी लोग को वॉइस क्लियर आ रही है, एक बार चेक करिए। बाकी लोग को वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, बाकी लोग को आ रही है बोल रहे हैं, आ रही है ना वॉइस, भूपेंद्र अजीज आपको आ रही है ना आवाज क्लियर। हाँ, तो यामिनी अगर आपको नहीं आ रही है तो थोड़ा सा एक बार आप आउट होके एक बार फिर एक बार इन करिए, एक बार देखिए, शायद में भी दिक्कत होगा या नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए तो क्या हो जाएगा, H1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच जी प्लस सीपीवी टी एक्चुअल माइनस टी सैचुरेटेड, डेल्टा टी का यही है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंसिबल हीट आ रही है, कौन सी हीट आएगी, ठीक है, सीपी डेल्टा टी वाली आएगी। कितने रीजन में, ये वाले कितने हिस्से में, ये वाली हीट है, और यहाँ वाली कौन सी हीट है, लेटेंट हीट, ये वाली सेंसिबल हीट। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपको कि जब भी आपका सुपर हीटेड रीजन में रहेगा तो ये, वेट रीजन में रहेगा तो ये, और अगर नॉर्मल किसी यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे एच एफ, यहाँ रहेगा तो एच जी। ठीक है, तो एक बार इसको कंटिन्यूअसली एक बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी देख लिए हम लोग एंथैल्पी के बारे में, अब देखेंगे हर पॉइंट पे एंट्रोपी क्या होगी। चलिए नोट करिए,
ये याद रखिएगा कि वेपर बनने के बाद जैसी हीट होते जाएगी तो क्या होगा, ये आइडियल गैस का आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा गैस है और टेम्परेचर हाई पे बढ़ते जाएगा तो कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो आप आइडियल गैस की तरह इसको यूज बिहेव करेगा। इसलिए लिखा है इन सुपर हीटेड रीजन वेपर बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस एंड ऑल द इक्वेशन फॉर आइडियल गैस इज वैलिड इन सुपर हीटेड रीजन। कोई बात नहीं, आप जहां से आप देखना चाह रहे हैं यहां से देखिए, उसको नोट डाउन करते जाइएगा यामिनी। और आगे आप जैसे ही इसको थोड़ा सा है 5-10 मिनट का पहले का क्लास है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, इसको आप बस नोट करिए, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि ये क्या है, ये क्या है एक्चुअली में, ये एंथैल्पी, ये है एंथैल्पी फॉर सुपर हीटेड, है ना, रीजन, एंथैल्पी की सुपर हीटेड रीजन का है। और ये वाला क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेट रीजन। ठीक है, वेट मतलब जहां पे आपका वेपर और लिक्विड दोनों, मतलब इन दोनों के बीच का हिस्सा, ये बीच का वेट रीजन है, ये वाला सुपर हीटेड रीजन है, ये वाला सबकूल्ड रीजन। ठीक है, ठीक है, चलिए नोट कर लिए हैं, मिटा रहा हूं। अब लिखना है अपने को एंट्रोपी एट वेरियस पॉइंट्स। ठीक है, कुछ नहीं, बस एंड, ज्यादा देर नहीं है, एंड होने वाला क्लास, इसलिए अभी क्लास अटेंड करते रहिए, फिर उसके बाद साइकिल चालू करेंगे। एंट्रोपी एट वेरियस पॉइंट्स, एंट्रोपी निकालना है आपको अलग अलग पॉइंट पे। पहला, when the point is in saturated वेपर कर्व, जब आपका सैचुरेटेड वेपर कर्व पे पॉइंट रहेगा तो। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछेगा, जो ये फॉर्मूला दिख रहा है यही है। ठीक है, इसी पे सवाल आएंगे। बाकी अगर इतना चीज समझाने के लिए है कि हाँ इसमें से अगर कुछ थोड़े मोड़े थ्योरी बन गए तो आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये बन गया कि सुपर हीटेड रीजन में आइडियल गैस की तरह काम करता है ना। तो देखो, ये जो है एक चीज याद रखिएगा, जो टीएस डायग्राम है, टी एस और एच, मतलब एस और एच दोनों होता है। ठीक है, इसी तरीके से बनता है। सैचुरेटेड वेपर कर्व किधर वाला है, इधर वाला सैचुरेटेड वेपर कर्व है। ठीक है, यहां पे रहता है क्रिटिकल पॉइंट, इसके इधर वाला कर्व क्या है, सैचुरेटेड वेपर कर्व। मान लो यहां का निकालना है तो ये हो जाएगा मेरा टी सैचुरेटेड। क्लास को ना आप लोग छूट जाती है ना तो रिकॉर्डिंग को एक बार अच्छे से देख लिया करिए, क्योंकि क्लास जो है जल्दी जल्दी कवर अप हो रही है। तो क्लास को थोड़ा सा अच्छे से आप लोग टाइमली उसको कंप्लीट करके ही आप क्लास अटेंड करेंगे तो और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अगर आज जितना है आप लोग थर्मोडायनेमिक्स क्लास को पूरा अटेंड करके अच्छे से उसको कंप्लीट करिए। ठीक है, फिर वो जल्दी जल्दी होते जाएगा। पर डे मान लो 2-2 क्लास होती की तो आप लोग के ऊपर बर्डन आ जाएगा, और बर्डन आ जाएगा तो फिर आप लोग उसको कंप्लीट, उसको नोट्स में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नोट्स रहेंगे ना आपके तो आप लोग को वो बहुत आसान होगा। लास्ट में बताऊंगा कि 3 पेज में थर्मोडायनेमिक्स, आप 3 से 4 पेज में थर्मोडायनेमिक्स कैसे लिख सकते हैं उसको, जैसे एक टेबल बना के आप, जैसे एक टेबल बनवा दिया था आपका, हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर एक ही में आ गया तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक, तो जल्दी से आप लोग जो भी क्लास हो रही है उनको अच्छे से देखिए तो क्लियर हो जाएगा, है।
व्हेन द पॉइंट इज इन सैचुरेटेड वेपर कर्व। अब आपको निकालना है, ठीक है, आपको निकालना है इस जगह का एंट्रोपी। इस जगह का एंट्रोपी क्या होगा, एस एफ। इस जगह का एंट्रोपी क्या होगा, एस एफ। फ्लूइड है, इधर वाला पूरा एफ लेना है, उधर वाला जी, गैस है, ठीक है, वेपर को गैस मानते हैं। और इस जगह का एंट्रोपी क्या होगा, एस जी, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक को क्या बोलेंगे हम लोग, एस एफ, एस एफ बोलेंगे। और यहां से लेके यहां तक का हम लोग बोलेंगे डेल एस, डेल एस इज द चेंज इन एंट्रोपी फॉर फेस चेंज, फेस चेंज के लिए, ठीक है। तो डेल एस क्या हो जाएगा, डी क्यू बाय टी होता है, डी क्यू बाय टी होता है ना, डीएस बोल सकते हैं, चलो इसको मैं डीएस लिख देता हूँ, चेंज इन अंडर। और डीक्यू क्या है यहाँ पे, डीक्यू फॉर फेस चेंज इज लेटेंट हीट। मतलब डीक्यू जो है फेस चेंज के लिए, किसके लिए, फेस चेंज के लिए, जहां पे आपका पानी से हो रहा है डीक्यू, यहाँ पे ये वाला डीक्यू जो है क्या होगा, लेटेंट हीट है। ये है क्या चीज, ये है आपका लेटेंट हीट है। मतलब ये लेटेंट हीट क्या है, डीक्यू की वैल्यू है लेटेंट हीट। डीक्यू जो है लेटेंट हीट के बराबर रहेगा फेस चेंज के लिए। मतलब यहाँ के लिए जो डीक्यू है ये फेस चेंज का एंट्रोपी है, तो इसका डीक्यू के वैल्यू लेटेंट हीट बाय टेम्परेचर, ठीक है, आ गया। तो हम बोलेंगे एस जी, एस जी की वैल्यू क्या होगी, एस एफ प्लस लेटेंट हीट बटा एस जी इज इक्वल टू एस एफ प्लस लेटेंट हीट बटा टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, ये वाला सैचुरेटेड टेम्परेचर पे है। तो एंट्रोपी इस जगह का यही हो गया, एस एफ प्लस लेटेंट हीट बटा, टाइम आपका देखिए मोस्ट प्रोबेबली जो रहेगा 6:30 के पहले, 6 से 6:30 के बीच कभी भी क्लास ऑन हो सकती है, ठीक है। 6 से 6:30 के बीच, 6:15 से 6:30 ले लो अभी, शाम का टाइमिंग ये हमेशा रहेगा फिक्स, ठीक है। और उसके बाद सवेरे का जो टाइमिंग रहेगा वह आपका 8:15 से 8:30 के बीच। तो 15 मिनट का आपका रहेगा टाइम पीरियड जिसमें मैं चालू कर दूंगा, ठीक है। तो सवेरे का क्लास अगर रहेगा, जब भी सवेरे का आपको बोला गया कि क्लास है, तो सवेरे का 8:15 से लेके 8:30 के 15 मिनट के इंटरवल में मैं आपका क्लास चालू कर दूंगा। और अभी 6:15 से 6:30 के बीच, ठीक है। तो एस जी इज इक्वल टू हो जाएगा एस एफ प्लस लेटेंट हीट बाय टाइम, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा देखते हैं। तो आपसे सवाल यहाँ पे क्या पूछ सकता है, देखो यहाँ पे दो तीन सवाल आ गए। पहला तो ये वाला पूछ सकता है, एक सवाल ये है पूछेगा आपसे कि डीएस का मान मतलब किसके लिए, फेस चेंज के लिए, जहां फेस चेंज हो रहा है उसका मान क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट बटा, लेटेंट हीट बटा टेम्परेचर, ठीक है। इस टेम्परेचर के हिसाब से टी सैचुरेटेड, ठीक है, जो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर होगा। तो ये एक सवाल पूछ सकता है, ठीक है। ये एक सवाल कि आपका फेस चेंज के लिए लेटेंट हीट डीक्यू का मान, मतलब आपका हीट जो रहेगा वह लेटेंट हीट रहेगा, फेस चेंज के लिए लेटेंट हीट रहेगा। एलएच क्या है, लेटेंट हीट। ओके, दूसरा पॉइंट जो रहेगा आपका
वह रहेगा when the point is in wet region। वेट रीजन, अभी आप लोग को सब रीजन पता चल गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये है कांस्टेंट प्रेशर लाइन, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। इधर का रीजन सबकूल्ड रीजन, ये वाला रीजन वेट रीजन, ये वाला रीजन सुपर हीटेड रीजन। तो अभी देखो वेट रीजन की बात हो गई, तो वेट रीजन में हम क्या कहेंगे कि वेट रीजन कहीं यहाँ पे है। अगर मैं इसको 1 मान लूं तो इसके अबाउट जो है सैचुरेशन टेम्परेचर टी सैचुरेटेड ये हो गया, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन, जितना भी इसका प्रेशर रहेगा, इस प्रेशर के अबाउट ये सैचुरेटेड टेम्परेचर है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दें कि ये वाला पॉइंट क्या है आपका एस एफ है, और ये वाला पॉइंट क्या है आपका एस जी रहेगा, ठीक है। ये आपको पता रहेगा, स्टीम टेबल से ये दिखता है, इतना इतना वैल्यू है, ठीक है। 1 का निकालना है, तो 1 का निकालना है तो देखो यहां से लेके यहां तक ये एस एफ है, इस यहां से यहां तक, क्योंकि ये एस और एच, मतलब इधर वाला जो है आपका एप्साइसा में एस और एच होता है, हा? और इधर में टेम्परेचर होता है, तो एस एफ यहां तक रहेगा, और उसके बाद ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा आपको ये पता है कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितना होता है, लेटेंट हीट बटा टेम्परेचर होता है। लेकिन यहां तक के लिए क्या होगा, लेटेंट हीट बटा टेम्परेचर, इसका कितना परसेंटेज ये ड्राई है वो दिखाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो मेरा S1 का मान क्या हो जाएगा वेट रीजन के लिए, SF प्लस एक्स लेटेंट हीट बटा टेम्परेचर, ठीक है। जैसे जैसे H के लिए था, H के लिए क्या था, H1 इक्वल टू क्या था, HF प्लस एक्स HG माइनस HF, ये था। वैसे ही यहाँ x मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी हुआ वही चीज, यहाँ SF यहाँ x मल्टीप्लाई, HG माइनस HF है क्या चीज, HG माइनस HF आपका ये है जो लेटेंट हीट में यहाँ पे आता है ना। Hg माइनस HF, जो यहाँ H आता था यहाँ पे Hg आता था, यहाँ HF आता था, दोनों का माइनस में इतना दूरी रहता था, वही चीज। तो यहाँ पे आप S1 के ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, व्हेन द पॉइंट इज इन सुपरहीटेड रीजन, थर्ड। अब देखिए स्पेस छोड़ना आज का क्लास के लिए, अब मैं क्या बताऊं उसमें स्पेस का, लेकिन हाँ होगा क्लास आज, साइकिल होगा, थर्मोडायनेमिक साइकिल होगा, इसके बाद इसका बस जस्ट थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, है ना। आप लोग के कॉपी कितना बड़ा यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम उसमें मैं बता तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोग फिर भी कम से कम 1 घंटे क्लास के हिसाब से छोड़ सकते हैं, ठीक है, 1 सवा घंटे के आसपास। 3 व्हेन द पॉइंट इज इन वेट रीजन हो गया, तो व्हेन द पॉइंट इज इन सुपर हीटेड रीजन, सुपर हीटेड रीजन में, ठीक है। सुपर हीटेड रीजन मैंने बताया आपको कौन सा रीजन है, ये वाला सुपर हीटेड रीजन, ये वाला सुपर हीटेड रीजन है, इधर वाला, ठीक है। और ये वाला जो है आपका टी सैचुरेशन, यहां सुपर हीटेड में कोई पॉइंट है 1, आपको ये पता है, ये इसको बोलेंगे हम लोग एस जी, इसको बोलेंगे एस एफ। तो ये कितना दूरी हो गया यहां से यहां तक, एस जी, एस जी का तो आप निकाल ही चुके हैं, ठीक है, S1 करके एस जी। तो एस जी और ये वाला जो दूरी है, ये क्या है, डेल एस, किसके लिए, सुपर हीटेड के लिए,
डेल एस सुपर हीटेड के लिए। सुपर हीटेड के लिए ये कैसा बिहेव करेगा, कौन सा एंट्रोपी का ये वैल्यू लगेगा यहाँ पे, आइडियल गैस वाला, आइडियल गैस वाला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, टी एक्चुअल। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आइडियल गैस वाला, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस का लगेगा, आइडियल गैस का एंट्रोपी चेंज लगेगा। तीन फॉर्मूला लिखवाया था, तीन फॉर्मूला, तो एक फॉर्मूला आपका ये कांस्टेंट प्रेशर है, कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, Cp ln T2 बाय T1 माइनस R ln P2 बाय P1 डेल्टा S इज इक्वल टू। याद आया, ये वाला फॉर्मूला मैं लिखवाया था एंट्रोपी में, ये फॉर्मूला यूज करना है आइडियल गैस के लिए यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये वाला P2 बाई P1 क्या होगा, बराबर है। और इस जगह पे है ना, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये है मेरा सैचुरेशन पॉइंट और ये है, तो देखो ये वाला मान लो 1 है और ये वाला कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, इसको 1 डैश या कुछ भी ले सकते हो। तो इस पॉइंट ये टेम्परेचर डिफरेंस है ना, तो प्रेशर, प्रेशर यहाँ पे तो कांस्टेंट है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का प्रेशर या इसका निकालना है ना आपको, डेल्टा एस, इतना गैप का, कितना गैप का निकालना है, तो इतना गैप का ये वाला है। तो ये वाला चीज, ये पॉइंट का आपको टेम्परेचर ये रहा, इस पॉइंट का टेम्परेचर ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे P2 और P1, मतलब यहाँ पे P1 और ये लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1, अगर इसको मैं 1 डैश ले लूं, इस पॉइंट को 1 डैश, तो ये क्या बन के आएगा, ये आ जाएगा P1 और ये वाला आ जाएगा P1 डैश। ठीक है, और ये वाला T1 और ये वाला T1 डैश, ऐसा आ जाएगा। अभी थोड़ा क्लियर है, आपको पता है कि P1 और P1 डैश जो है बराबर है, तो लॉग जो भी आपको लिखना है लिखिए, यहाँ पे ना माइक को ऑफ करिएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है लॉग क्या होता है, 0 होता है, तो ये वाला हिस्सा 0, तो बचेगा डेल एस Cp ln T1 बाय T1 एस, और यही है क्या, सुपर हीटेड के लिए एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी सुपर हीटेड वाला के लिए एंट्रोपी चेंज यही है, इसको यूज कर देना है यहाँ पे। तो Sg प्लस, तो इसके लिए मैं लिखवा रहा हूं, तो S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस Sg प्लस डेल एस, किसका, सुपर हीटेड का। तो S1 इज इक्वल टू Sg, सुपर हीटेड का क्या आ गया, Cp, किसके लिए है ये, वेपर के लिए है, तो Cpv है ना, ln T, ये एक्चुअल है और सैचुरेटेड है, तो बोलूंगा एक्चुअल बटा T सैचुरेटेड। ठीक है, T1 बाय T1 डैश, मतलब ये हो गया। थर्मो से, केवल थर्मो से, साइकिल भी छोड़ दो, थर्मो से केवल 8 क्वेश्चन आए हुए थे 100 में, मतलब 10% तो यहीं से लेके चलना है। ठीक है, 8 और साइकिल वाइकल जोड़ दें या इधर उधर जोड़ दें तो कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ से उम्मीद है, 10 गुणित 2 20 नंबर, पूरा पूरा बन जाएगा अगर ध्यान दोगे तो, है ना। तो पिछले पहले जो आया था उसके उसके अनुसार मैं बता रहा हूं इतने क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको रटना कुछ नहीं है, आपको कुछ इतना इधर उधर नहीं करना है, आपको ये रट दो, ठीक है, 1 पॉइंट का ये होता है, खत्म। ठीक है,
ये याद रखना, ये चीज, ये तो फेस चेंज वाला है, ये याद रख लेना, ये वाला डेल्टा एस सुपर हीटेड के लिए, ठीक है, सीपीवी पेपर के लिए ln टी एक्चुअल बटा टी सैचुरेटेड, ठीक है, ये याद रखना, ये ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है इसको रख देना है। ठीक है, जस्ट खत्म होने वाला है थर्मोडायनेमिक साइकिल अब पढ़ने वाले हैं, बस विद इन 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। चलिए इधर का देख लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट कंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है वेट रीजन के लिए। मैं आपको वेट रीजन के लिए, ठीक है, आपको पता चल गया कि वेट रीजन के लिए क्या होता है एंथैल्पी, HF प्लस एक्स Hg माइनस HF, ठीक है। एंट्रोपी क्या हुआ, एंट्रोपी क्या हो गया, फेस चेंज के लिए क्या होता है, SF प्लस एक्स Sg माइनस SF होता है, लेकिन Sg माइनस SF इसको लिख सकते हैं SF प्लस एक्स लेटेंट हीट बाय, ठीक है। उसके बाद अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम आएगा तो यहाँ पे भी सब सेम है, सब सेम Vg माइनस Vf। इंटरनल एनर्जी आएगा तो Uf प्लस एक्स Ug माइनस Uf, ठीक है। Sg माइनस SF ये क्या है, इसका लेटेंट हीट बटा ये होता है, ठीक है। फेज चेंज के लिए बता दिया हूं। वो जो आप लोग को टेक्निक है ना वो सब मैं बता दूंगा। उसको टेक्निक समझने के लिए इसको फॉर्मूला याद करना है, इसका टेक्निक समझने के लिए ही तो मैं आपको कंफ्यूजन ना होकर के मैं क्या बताता हूँ, समझाता हूँ कि ये कैसे कैसे आ रहा है। जब कैसे कैसे आ रहा है जब आपको पता चल जाएगा तो आपको वो चीज जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। एकदम स्पेसिफिक रटने की कोशिश मत करिएगा, उसको थोड़ा सा आप समझ के पढ़िए तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला चैप्टर में है थोड़ा ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, और एंट्रोपी चैप्टर में है थोड़ा फॉर्मूला, और थर्मोडायनेमिक्स में तो फॉर्मूला भरे हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला ही क्वेश्चन बन के आते हैं, फॉर्मूला ही क्वेश्चन बन के आते हैं। मेहनत थोड़ा सा अधिक लगेगा आप लोग को, टेंशन मत लो। मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक आप लोग को जनरलाइज्ड, मतलब मेरे तरफ से आप लोग के लिए एक और सहूलियत रहेगा कि इसको जनरलाइज्ड वे में अगर मैं एक थर्मो को 3 4 5 पन्ने में आपको प्रोवाइड करा दूं कि हाँ भाई ये चीज है, इसको यही चीज का नोट्स टाइप का फॉर्मूला का कोशिश करिए कि फॉर्मूला को एक जगह पे लिख लीजिए, कोशिश करिए कि फॉर्मूला को एक कॉपी में लिखिए, ठीक है। एक पेज में आपका क्या जाना चाहिए, हीट वर्क, ठीक है, अलग अलग बता दीजिए अलग अलग कंडीशन के लिए कंडीशन। दूसरे पेज में कुछ अलग पूरा एंट्रोपी आ जाना चाहिए, है ना। तीसरे पेज में पूरा ये प्योर सब्सटेंस आ जाना चाहिए। चौथे पेज में पूरा साइकिल आ जाना चाहिए। 4 पेज में खत्म करना है तो आपको जल्दी से वो एक ही पेज पूरा दिख जाएगा, 4 से 5 पेज में खत्म, है ना। तो पूरा का पूरा एक आपको एंट्रोपी को कैसे, एक पूरा मैंने एक चार्ट बनवाया था, हीट एंड वर्क का एक चार्ट बनवाया था, हीट एंड वर्क का, याद करो। उससे अधिक कुछ आता ही नहीं है, उतना ही है, उतना ही सारे प्रोसेस भी हैं, सारा है, मतलब ये पूरा चैप्टर एक पेज में। वैसे ही दूसरा पेज में एंट्रोपी और तीसरे में ये, ऐसा करके 4 5 पेज में आप एक आपका क्लास नोट्स रहना चाहिए और एक फॉर्मूला नोट्स रहना चाहिए, फॉर्मूला, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, मैं करवा दूंगा, लास्ट में नहीं, मैं आप लोग को उसका बना के भेज दूंगा कि हाँ ऐसा ऐसा है, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। एक थर्मोडायनेमिक्स का मैं बना के सिखा दूंगा, थर्मोडायनेमिक्स का कैसे बनाना है वो बता दूंगा।
उसके बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आप लोग अपने हिसाब से उसको कैसे मैपिंग करना है, उसको आपको छोटा छोटा बना के लिखना है, वो आप करिएगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट का मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया वेट रीजन के लिए सारा। ये क्या है, इंटरनल एनर्जी का ये है। कुछ भी पूछेगा तो आप यहां से बता सकते हैं। वेट रीजन हो गया, ठीक है। सुपर हीटेड रीजन मैं बिल्कुल थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं आपको। सुपर हीटेड रीजन के लिए आपको एंथैल्पी पूछेगा, वह है क्या हो जाएगा, Hg+ Cp Cpv del T मतलब T एक्चुअल माइनस T सैचुरेटेड, ठीक है। और एंट्रोपी क्या हो जाएगा, Hg+ Cpv ln T एक्चुअल बाय T सैचुरेटेड, ठीक है। कुछ पढ़ना ही नहीं है, यही सब लिस्ट है। ये इतने में प्योर सब्सटेंस आपको खत्म हो जाता है। सुपर हीटेड पूछेगा, वेट रीजन पूछेगा, और आपका फ्लूइड वाला रीजन का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो सिर्फ सामने है जस्ट। तो जो भी कंफ्यूजन है, ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला, ठीक है। सुपर हीटेड के लिए, वेट रीजन के लिए ये पूरा एक ही कहानी। देखो इसमें कोई फॉर्मूला में चेंज हुआ क्या, H=HF+X S में भी SF+X F इसमें भी वही फॉर्मूला, इसमें भी वही फॉर्मूला, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। बस आपको ये वाले चीज को याद रखना है कि Hg-SF है वो फेज चेंज के लिए ये होता है, ठीक है। और देखो ये वाला इसके लिए होगा, ठीक है। और ये है क्या चीज, Hg-HF क्या है, Hg-HF ये आपका लेटेंट हीट का कंडीशन है, ठीक है। तो बस इसके साथ ही हमारा प्योर सब्सटेंस का एक मोलियर डायग्राम करा देता हूं। लिखो मोलियर डायग्राम। इससे कुछ नहीं पूछेगा, आपसे जो पूछेगा वो मैं बता देता हूं। जो HS डायग्राम है फॉर प्योर सब्सटेंस इस मोलियर डायग्राम, HS का मतलब एंथैल्पी एंट्रोपी ग्राफ, ठीक है। तो एंथैल्पी एंट्रोपी ग्राफ कैसे, H यहां और S यहां, ठीक है। H और S में डायग्राम में आपका कैसे, एक ना थोड़ा सा ऐसा ऐसा करके ऐसा बनता है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसे करके ऐसा जाता है, दूसरा कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसा, क्या होता है, डाइवर्ज। अब ये क्या है मैं बता रहा हूं, dH/ds इज इक्वल टू होता है टेम्परेचर। याद रखिएगा, इसमें क्या सवाल आता है मैं बताता हूं। ये क्या है, dH/ds क्या है, dH/ds होता है स्लोप ऑफ HS डायग्राम, मतलब स्लोप ऑफ मोलियर डायग्राम पूछेगा। अगर पूछेगा आपसे मोलियर डायग्राम का स्लोप क्या है, तो इसका स्लोप होता है टेम्परेचर। इससे ही सवाल पूछता है, ठीक है। स्लोप ऑफ मोलियर डायग्राम टेम्परेचर होता है स्लोप, dH/ds, ठीक है। स्लोप ऑफ मोलियर डायग्राम dH/ds क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर डाइवर्ज इन द रीजन ऑफ सुपर हीटेड। सुपर यहां पे लिख देंगे, इसका पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं,
कांस्टेंट प्रेशर लाइन diverges in the superheated region. Constant pressure line diverges in the superheated region for the मोलियर डायग्राम. क्या बोल सकते हैं? एच एस. ठीक है, तो ये पूछ सकता है. इसमें सवाल एक ये आएगा और दूसरा सवाल ये. ठीक है, मोलियर डायग्राम का स्लोप क्या है? टेम्परेचर. मोलियर डायग्राम का स्लोप क्या होता है? टेम्परेचर. डीएच बाई डी एस इक्वल टू कहाँ कैसे आया, एक इक्वेशन बनता है, उससे निकालना है. बट इसको इसका कोई मतलब नहीं, आपको डीएच बाई डी एस जो होता है वो टेम्परेचर होता है. इसको याद रखिए, मोलियर डायग्राम का स्लोप जो है वो टेम्परेचर है, और जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है वो डाइवर्ज कर जाते हैं सुपर हीटेड रीजन में. सुपर हीटेड रीजन में डाइवर्ज हो जाते हैं, मतलब थोड़े फैल जाते हैं, एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, देखो यहाँ है, ये टेम्परेचर बढ़ा तो बढ़ने के बाद वो डाइवर्ज हो गया, फिर और बढ़ाओगे तो और डाइवर्ज हो जाएगा. ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन डाइवर्जेस इन द सुपर हीटेड रीजन फॉर द मोलियर डायग्राम. ठीक है, इन दोनों सवाल के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, तो लिख लीजिए. इसको ऐसे लिख सकते हो, स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर. इसी का स्लोप है ये, एक्चुअली में ही टेम्परेचर है ना. तो इसको ऐसे लिख सकते हो, डीएच बाई डी एस तो स्लोप ही है. स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन. ठीक है, ऑन मोलियर डायग्राम. ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, मैंने आपको बताया ना, कांस्टेंट प्रेशर लाइन यही डाइवर्ज होते हैं सुपर हीटेड रीजन. यही कांस्टेंट प्रेशर लाइन का स्लोप बोल रहे, इसी लाइन का स्लोप. ठीक है, इसको बोले. तो इसके साथ ही एक और पॉइंट कुछ लिखा देता हूं, क्रिटिकल पॉइंट वाला हिस्सा बता देता हूं. तो इसको नोट डाउन करिए, हो जाए तो फिर बताइए, हो जाए तो बताइए, फिर इसके बाद हम लोग इसको मिटा के चालू करें. देखते हैं आपका सवाल जो है, हो गया. देखता हूं आपका सवाल क्या आया था. जो 2016 में आया था पेपर आपका,
एक तो याद रखिए कि ट्रिपल पॉइंट, इसको मैं बता चुका हूं, ट्रिपल पॉइंट क्या है, जब तीनों कोएग्जिस्ट करेंगे आपके कहाँ पे, जब फेस इक्विलिब्रियम है। ठीक, तो ट्रिपल पॉइंट का पूछ सकता है सवाल, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है इसका, 0। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए 0 होता है। ठीक है, किससे आता है ये ट्रिपल पॉइंट का, P प्लस सॉलिड लिक्विड गैस ऑफ वाटर इज इन फेस इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस 2 से आता है। और यहां से क्या निकल के आएगा आपको, फेस कितना है, 3 फेस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, कंपोनेंट क्या है, 1 है प्लस 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, 0। ठीक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम सवाल पूछ सकता है, संभावना इस बार आ सकता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 0। ठीक है, प्रमुख सवाल है, यहां से संभावना है आ सकता है। ठीक है, ये सवाल भी पूछ सकता है, टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर जो होगा वह होगा 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर हम लोग केल्विन में देखें तो 273.15 धन 273.16 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिपल पॉइंट है, इसको याद रखिए। प्रीवियस ईयर के ग्रुप में शायद डलवाया हुआ हूं, मैं भेजा हूं क्वेश्चन को, फिर भी एक बार फिर मैं भेज दूंगा। ठीक है, ग्रुप में तो 273.16 केल्विन, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वह होता है 273, आपका केल्विन जो होता है वह होता है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। ठीक है, 273 आसपास लेते हैं, लेकिन 273.15 होता है एक्चुअल में, 273.16 ये एग्जैक्ट है। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट का हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहां से ये एक सवाल ये पूछ सकता है, ट्रिपल पॉइंट ये पूछ सकता है। अगर इसका प्रेशर का लोगे तो प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट, अगर ये सवाल तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अगर पूछ लिया तो याद रखो 0.001613 बार, ये फिक्स है, 6113 बार लिखो। अब बार क्या है, बार इज द 1 बार इज इक्वल टू क्या होता है, अच्छा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको तो मैं फ्लूइड में पढ़ाऊंगा, लेकिन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 1.0132 बार होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एटीएम। ठीक है, 1 एटीएम भी बोलते हैं, 1.0132 बार, और एक बार का मतलब 10⁵ पास्कल। वैसे प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर का, इधर मैं थोड़ा थोड़ा जो जो मिल रहा है वो लिखते जाओ, फोर्स बटा एरिया होता है, फोर्स मतलब फोर्स बटा एरिया मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है पर मीटर स्क्वायर, और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को बोलते हैं हम लोग 1 पास्कल। ठीक है, जिसको कुछ नहीं आता वो ध्यान दे, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स से फिर पढ़ना है, इसलिए मैं यहीं पे लिखवा दे रहा हूँ, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। ठीक है, तो पास्कल का मतलब समझ गए। ठीक है, तो 10⁵ पास्कल एक बार होता है, और या फिर बोलेंगे 1 एटीएम इज इक्वल टू 101.32 किलो पास्कल, और 1 किलो पास्कल कितना होता है, 10⁻³ पास्कल, और 1 मेगा पास्कल कितना होता है, 10⁻⁶ पास्कल।
ठीक है, प्रेशर से रिलेटेड ये सब चीज याद रखिए। स्ट्रेस के लिए भी यही सब रहेगा जब आप पढ़ोगे सॉलिड मैकेनिक्स और वो, ठीक है। तो इसको अभी से आप लोग याद रख लीजिए, कुछ कुछ थर्मोडायनेमिक्स में इसे यूज होगा। एटीएम एटीएम लिखा रहेगा तो समझ जाना एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बार है इसका मतलब समझ गए होगे, ठीक, प्रेशर का यूनिट। चलिए मैं अब चलता हूं आपका क्रिटिकल पॉइंट की तरफ। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर का याद रखिएगा कि क्रिटिकल पॉइंट का किसी भी जगह भी, ये क्या होता है, ये क्रिटिकल पॉइंट है ये वाला, ठीक है। तो कहीं पे भी किसी भी जगह पे क्रिटिकल पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ गिब्स फेस रूल फॉलो नहीं करेगा। ये जो गिब्स फेस रूल है ना, P प्लस एफ प्लस सी प्लस टू, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है कि 1 आएगा प्लस फेस, इसमें एक रूल है गिब्स फेस रूल, ये आपका मॉडिफाइड गिब्स फेस रूल है। इसके बाद एक और रहता है जिसमें कि आपका वेपर फेस और वो वाला चीज रहता है। तो इसका पूरा डिटेल नहीं जा रहा, बस इतना याद रखना है कि इसमें जितना भी आता है C प्लस टू में एक जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम में माइनस हो जाता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना भी इससे आएगा इस कंडीशन में वो एक माइनस हो जाएगा। तो बस आप इतना याद रखना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर भी होता है 0 के बराबर। वाटर भी होता है 0 के बराबर, और यही सवाल आया था 2016 में ART में, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट का एक सवाल था, और अब शायद इसके ऊपर अगर कुछ सवाल आए तो मैं डेटा लिखा देता हूं आपको, डेटा शायद पूछ ले इसका। इधर से मैं हटाता हूं, क्रिटिकल पॉइंट डेटा ऑफ वाटर। यही होता है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। इसका अगर डेटा देखें, क्रिटिकल प्रेशर, इस जगह का प्रेशर, इस जगह का प्रेशर कहाँ होगा, यहाँ देखो देखो, अलग अलग प्रेशर ऐसे ऐसे पास होता है, ऐसा ऐसा। फिर यहाँ पे जो प्रेशर आएगा 221.2 बार होता है, 221.2 बार, 374.12 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है इसका। और ये वाला क्वेश्चन आने का संभावना ज्यादा है, और ये भी पूछ सकता है, ये पूछता है कई बार 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में कि क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर का प्रेशर, प्रेशर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर पूछा तो लगा देना है 221.2 बार। और टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर, है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर पूछेगा तो 374.12 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका प्योर सब ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर खत्म, थर्मोडायनेमिक्स साइकिल पढ़ने वाले हैं आप। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर खत्म। इसको याद रख, किसको याद रखना है मैं तुरंत तुरंत बता दूंगा, इसको रट लो, इसको पढ़ो, ठीक है, इसको याद रखिए।
ये वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रिपल पॉइंट को याद रखिए, इस बार हो सकता है यही पूछ ले। ठीक है, ये वाला पूछ चुका है ना। हो सकता है क्रिटिकल पॉइंट है, इससे पूछो। तो ये कुछ कुछ डेटा है, उसको याद रखना। ठीक है, अब देखो थर्मोडायनेमिक्स तो खत्म हुआ, थर्मोडायनेमिक्स साइकिल पढ़ना है। तो थर्मोडायनेमिक्स का मेरे पास पुराना आप लोग को ग्रुप में गया होगा, उसमें सवाल हैं कुछ कुछ, जैसे मैं देखता हूँ कि शायद हम लोग कवर कर पाए हैं कि नहीं। पहला सवाल यही है, ये क्वेश्चन है थर्मो, पूरे सब्जेक्ट का टेक्निकल का ये पहला सवाल था, थर्मोडायनेमिक्स का आया था। पूछा था कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर। स्पेशली लिखा है प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस का ही ये वाला चीज है, क्रिटिकल पॉइंट देखो प्योर सब्सटेंस, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। ठीक है, दूसरा सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस पढ़ा दिया हूं मैं, थ्रॉटलिंग प्रोसेस पढ़ लिए हो। थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है? आइसेंथेल्पिक प्रोसेस। ठीक है, मैं क्विकली यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। इधर वाला हो गया है ना, हटा ही दे रहा हूँ नीचे का। तो पुराने सवाल दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी से थर्मोडायनेमिक्स के। ठीक, चलो ये है पहला सवाल थर्मोडायनेमिक्स का। दूसरा सवाल था थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बारे में पूछ लिया है, क्या है ये, कैसा प्रोसेस है ये बताइए। पढ़ाया है, पढ़े भी आप लोग, कैसा प्रोसेस है ये? प्रोसेस है थ्रॉटलिंग प्रोसेस, कैसा प्रोसेस है? आइसेंथेल्पिक प्रोसेस है, जहां पे एंथैल्पी कांस्टेंट होगा। देखना ना, ये क्लास में करवाया हूं, अच्छा डिटेल है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये सवाल था, यही पूछा था। ठीक है, और क्या, और एक चीज इसमें, एक चीज ये पूछा है। दूसरा चीज ये भी याद रखना कि इट इज, इस बार ये सवाल भी पूछ सकता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये भी आपको मैं पूरा डिटेल पढ़ाया हूं, पुराने क्लास को इसको नोट करो। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का एंट्रोपी जनरेशन के बारे में पूछा है, पढ़े हो? एंट्रोपी जनरेशन के बारे में सवाल खड़ा किया। ठीक है, ये सब सवाल आए हैं। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है इसमें, और एक ये याद रखना है। एंट्रोपी जनरेशन में पूछा गया है कि एंट्रोपी जनरेशन में कि क्या होता है एंट्रोपी जनरेशन क्लोज सिस्टम के लिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है आपको पता है? इसको दो दो चीज याद रखिए, एंट्रोपी जनरेशन फॉर क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम का ही पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। एंट्रोपी जनरेशन क्लोज सिस्टम के लिए, सिस्टम अगर क्लोज रहेगा तो यहाँ पे, हाँ एकदम सही, ऑलवेज पॉजिटिव, यही सवाल था, यही उत्तर था, है ना। तो इसके लिए सवाल था, लेकिन फॉर रिवर्सिबल के लिए क्या होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी जनरेशन की वैल्यू, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 0। एग्जैक्टली, तो सवाल में ये भी पूछ सकता है, और सवाल में आपका 2016 में ये वाला आपका उत्तर था, फॉर irreversible process entropy generation is always greater than 0। ठीक है, 2016 में इसी से सवाल पूछा। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है, प्लस, है ना। मतलब ये कोई पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो 0 है ना निगेटिव है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो ये सवाल आया था। तो तीसरा क्वेश्चन ये था। चलो आप लोग बताओ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, देखो सर्च जल्दी जल्दी, पुराने पेपर का मैं करा दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जल्दी बताइएगा। सारा ना नोट्स में है आपके।
प्रेशर, ये भी सवाल चौथा क्वेश्चन है। तीसरा है एनर्जी, चौथा है एंथैल्पी, और ये है टेम्परेचर। ठीक है, इनमें से कौन कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बताइए, ए बी सी डी ई, कौन कौन सा है जल्दी बताइए। ये सवाल था, ऑप्शन में था ए बी सी, ऑप्शन में था ए डी ई, ऐसा ऐसा करके ऑप्शन में था। ठीक है, ए बी और ई। ठीक, डेंसिटी मैंने बताया है। इसमें से इंटेंसिव कौन कौन सा है जल्दी बताइए। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और एक्सटेंसिव मतलब डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड ऑन साइज या फिर मास। ठीक है, तो इसमें से आपको दिख रहा है डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी को मैं आपको बताया था कि डेंसिटी को याद रखना है, सवाल बहुत पूछता है डेंसिटी के ऊपर, क्योंकि ये लोग कंफ्यूज होते हैं। डेंसिटी किसमें है, इंटेंसिव में है, मतलब ए वाला रहेगा। बी प्रेशर भी इंटेंसिव है, इंडिपेंडेंट है, ये भी बताया हूं। सी एनर्जी कहाँ है, इसमें आएगा। ठीक है, एंथैल्पी किसमें आएगा, इसमें आएगा। ठीक है, और ई नंबर टेम्परेचर इसमें आएगा। तो आंसर क्या क्या है, ए बी और ई, ये आंसर था। ठीक है, एनर्जी और एंथैल्पी पुराने क्लास देखो, पूरा सब लिखाया हुआ है, सब बार बार मैं अलग से लिखाता भी था। लेकिन अगर इस स्पेसिफिक एनर्जी आ जाए, अगर स्पेसिफिक एनर्जी आ जाए, कोई भी स्पेसिफिक एनर्जी आ जाए, तो किस में आएगी, इंटेंसिव में। स्पेसिफिक एंथैल्पी किस में आएगी, इंटेंसिव में। ठीक है, तो अगर ये स्पेसिफिक होता तो इधर आ जाता। ठीक है, तो ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के सवाल को थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, सवाल पूछा है, चौथा सवाल था ये आपका 2016 आरटीओ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर दिए तो एक बार आपका पुराना सवाल पे देख ले रहे हैं कि कैसे सवाल आते हैं, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये इंटेंसिव का हो गया। और ये सवाल अब पांचवा, इन द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इक्वेशन पीवी का पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन होता है। लिखा है कि इफ n इज इक्वल टू 0 देन द प्रोसेस इज नोन एज, बताइए क्या है प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस होगा जब n 0 हो जाएगा, तो कौन सा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस पढ़ाया हूं अच्छे से, पीवी का पावर k इक्वल टू कांस्टेंट करके पढ़ाया हूं पूरा हर प्रोसेस को। कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, देखो पीवी का पावर n इक्वल टू सी है। अब पीवी के पावर में 0 पुट करोगे इक्वल टू सी। अब वी का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, किसी के पावर 0 1, तो प्रेशर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एकदम सरल सरल सवाल पूरा पढ़ा है। नोट्स को रट दो, अच्छे से पढ़ लो, तो फिर सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या आ सकता है, जब n इक्वल टू इंफिनिटी रहे तो क्या हो, n इक्वल टू इंफिनिटी रहेगा तो कौन सा प्रोसेस पढ़ाया हूं, k इक्वल टू इंफिनिटी रहेगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, n इक्वल टू 1 रहेगा तो बताइए कौन सा प्रोसेस। अभी ये सवाल आया है, हो सकता है ये आए आगे। n इक्वल टू 1 रहेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, n इक्वल टू गामा रहेगा तो क्या होगा, एडियाबेटिक।
है ना, Q इज इक्वल टू 0, मतलब 0 वाला प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसे सवाल मैं करा चुका हूं। इसके ऊपर हम लोग इसका डायग्राम भी देख लिए हैं कि कैसे बनता है, कैसे बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और कौन कौन सा इसमें छांटने भी आना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस है पीवी में। ठीक है, चलिए, तो ये ये हो गया था आपका 5वां सवाल। ठीक, और ये वाला सवाल मैं करा दिया हूं। एक था क्वेश्चन था न्यूमेरिकल, 6वां वाला कार्नोट इंजन का था न्यूमेरिकल, देख लेना क्लास इसको। हीट इंजन के क्लास में ये कराया हुआ है, आज से 2 क्लास पहले। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल कराया है, सेम न्यूमेरिकल मैंने करा दिया है क्लास में। ठीक है, 2016 आरटीओ में आया हुआ, ये क्लास में हो गया है। ठीक है, ये क्लास में हो गया है, इसको एक बार देखिए ना। तो ये 6वां सवाल। उसके बाद अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, 7वां सवाल था। देख रहे हो थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा कम मत समझो, 6, 7, 8 सवाल आ जाते हैं। एक सवाल था इसका, चलो आप लोग जवाब देना। देयर इज नो वर्क ट्रांसफर एसोसिएटेड विथ, ये 2016 में आया हुआ था, उसका आपको क्वेश्चन। आइसोथर्मल प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, फ्री एक्सपांसन। बताइए क्या है ऑप्शन, और बाकी लोग। नो वर्क ट्रांसफर, ठीक है, कोई भी वर्क ट्रांसफर। देखो 7 सवाल मैं करा दिया पुराने, एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो हम लोग नहीं पढ़े, है ना। और बहुत सारे चीज हम लोग यहाँ देख चुके हैं, तो उसको अच्छे से नोट्स को पढ़ोगे सफिशिएंट। देखो एडियाबेटिक में क्या होता है, एडियाबेटिक में क्या होता है, वर्क ट्रांसफर होता है लेकिन हीट ट्रांसफर नहीं होता। आइसोथर्मल में आइसोथर्मल में हीट का आपका ट्रांसफर को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये तो 2 चीज एडियाबेटिक में, तो आपको ये याद रखिए कि हीट ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, आइसोबारिक आपका प्रेशर कांस्टेंट है। पॉलीट्रॉपिक में दोनों होता है, हीट ट्रांसफर भी, वर्क ट्रांसफर भी होगा, हीट ट्रांसफर भी होगा। आइसोथर्मल के लिए क्या है, हीट इज इक्वल टू W। ठीक है, सवाल देखो पहला इसको पूछ सकता है, हीट वर्क के बराबर किसमें, आइसोथर्मल में। एडियाबेटिक में हीट नहीं होता, वर्क होता है केवल। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक में वर्क भी होगा और हीट भी होगा। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है ना। तो इसमें आपका इसके लिए क्या होता है, वर्क ट्रांसफर PV2 माइनस V1, है ना। और हीट ट्रांसफर डिपेंड करता है इसके कंडीशन के ऊपर, है ना। फ्री एक्सपांसन प्रोसेस जो है यहाँ पे नो वर्क ट्रांसफर, ऑप्शन ये वाला, कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं होता यहाँ। क्यों नहीं होता, क्योंकि फ्री एक्सपांसन प्रोसेस जो है, जैसे कि वैक्यूम के अगेंस्ट में फ्री एक्सपांसन प्रोसेस क्या है, एक्सपांसन ऑफ गैसेस अगेंस्ट वैक्यूम, सब पढ़ा हुआ है। वैक्यूम के अगेंस्ट में एक्सपांसन हो रहा है। अब कभी भी अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम में कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है। वैक्यूम में क्या होता है, नो मॉलिक्यूल्स, कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है। सो देयर इज नो रेजिस्टेंस। इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस
then there will be no work. आगे समझ में? अगर कोई गैस है, किसी से टकरा ही नहीं रहा है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, कोई रुकावट ही नहीं, कोई बाधा ही नहीं है, जब तक आपको कोई बाधा ना मिले तब तक कैसे पता चलेगा कि आप कार्य कर रहे हो? आपको बाधा नहीं, आप रिलैक्स मोड में हो, मतलब आपको कोई कार्य नहीं है। जब बाधा होती है तभी कार्य होता है। तो जब उसके लिए एक्सपांसन, गैस एक्सपांड कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई बाधा है ही नहीं, वैक्यूम में कुछ मॉलिक्यूल्स, मास है ही नहीं जो उसको रोक सके, तो उसके लिए कोई भी वर्क नहीं होता है, नो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो याद रखिए। हो गया पूरा? तो 7-8 क्वेश्चन आए हैं, और भी देख लेंगे कि क्या क्या आए हैं। तो इस पे आपको सवाल इसमें ये पूछ सकता है, इस बार का सवाल प्रोबेबिलिटी है, इस बार आने का संभावना है। ये क्वेश्चन क्या है? वर्क और हीट बराबर है किसके? रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के। तो ये वाला आप संभावना मानिए 2022 में आने का संभावना प्रबल है, पूछ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हैं जो हम लोग देख लिए। थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स साइकिल पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, बाकी कल अच्छे से देखेंगे। और देख लेता हूँ कुछ आया है क्या। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, तो मैं बता दूं कि 10 थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स साइकिल्स को मिला के और थोड़ा सा जो कंप्रेसर और उसको जोड़ दें, तो कुल मिला के 18 सवाल आए थे। ठीक है, तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बाद जो है वो और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे 9-10 सवाल बन के आएंगे। इसके बाद जो है उसमें 9-10 सवाल करीबन आपके बनेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक साइकिल्स। तो इसके लिए बिल्कुल मैं चाहता हूं कि इसके लिए एक नया आपके लिए एक वो रहे, क्लास रहे तो ज्यादा अच्छा है। बट मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं आज के लेक्चर में, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। और थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक साइकिल होने के बाद, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक साइकिल होने के बाद इनका कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल छोटे छोटे वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अलग से एक क्लास रहेगा। ठीक, तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे तो बनने चाहिए। न्यूमेरिकल आए नहीं है लेकिन आ गए तो बनने चाहिए। एक दो चीज और मैं बता दे रहा हूं। जब पीवी डायग्राम में देखते हैं, जल्दी से मेरे को जल्दी जल्दी बताओ, मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूं। पीवी डायग्राम में चलो एक सवाल मैं पूछ लेता हूं, ठीक है, आप लोग से। यहाँ पे ठीक है, 1 से लेके 2 एक प्रोसेस है। इसको मैं मान लेता हूँ 2 मीटर क्यूब, इसको मान लेता हूँ 4 मीटर क्यूब। ठीक है, 200 किलो पास्कल, 400 किलो पास्कल यहाँ पे प्रेशर है। आपको निकालना है वर्क डन फॉर प्रोसेस 1 से लेके 2 तक। ऐसा सवाल छोटे छोटे आ सकते हैं, मतलब 1 से 2 तक आपको जो प्रोसेस है इसमें आपको निकालना है वर्क डन, है ना, आपको इसमें निकालना है। तो ये कैसा डायग्राम है? पीवी डायग्राम है। बताओ कैसे निकलेगा? ऐसे डायग्राम में कोई फॉर्मूला आपको पता है कि ये पता ही नहीं है कि कौन सा प्रोसेस है, दिख रहा है क्या कैसे प्रोसेस है? पीवी डायग्राम में ऐसा वाला कोई ग्राफ है नहीं है। तो आपको प्रोसेस जब पता ही नहीं है तो आप फॉर्मूला कैसे लगा लेंगे? जब आपको प्रोसेस, आपको कर्व पता ही नहीं है कि कर्व का क्या चल रहा है कहानी, आपको पता नहीं है। वही तो बोला ना, कौन सा प्रोसेस है? जब प्रोसेस आपको नहीं पता चलता है ना, जब प्रोसेस अननोन रहे, तो ध्यान दो
कि एक और कंडीशन बताया था, कंसेप्ट, एक कंसेप्ट बताया था, एरिया अंडर द कर्व प्रोजेक्टेड इन द वॉल्यूम एक्सिस गिव्स वर्क। ठीक है, मतलब ये है कि ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये कर्व, ये तो आपको प्रोसेस पता ही नहीं, प्रोसेस अननोन। तो आप क्या है कि ये प्रोसेस को आप देख रहे हो, इसको क्या करो, प्रोजेक्ट करो वॉल्यूम में। प्रोजेक्ट किया मैं वॉल्यूम में, प्रोजेक्ट मारा। अब इस जो प्रोजेक्ट किया, जितना एरिया स्वाइप किया, मतलब ये एरिया ही क्या है, मेरा वर्क है यहाँ पे। अब वर्क डन बाय द सिस्टम है, या अब ये चेक करना है कि ये वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पूरा कहानी एक एक चीज हम लोग सीखेंगे। पॉजिटिव कब होगा, जब एक्सपांशन होगा, और नेगेटिव कब होगा, जब कंप्रेशन होगा। एक्सपांशन का मतलब जब वॉल्यूम बढ़ेगा, कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम घटेगा। आया समझ में? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दिख रहा है वॉल्यूम बढ़ते दिख रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, 2 से 4 जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव वर्क है। ठीक है, वर्क पॉजिटिव वर्क है। और ये एरिया ही इसका है, तो इसका एरिया निकालना नहीं आएगा। एरिया मतलब ये देखो, एक तो इसका डायरेक्टली निकाल सकते हो, एक इसको 2 भाग में करके निकाल सकते हो। एक बन गया ट्राइंगल, इसको मान लेते हैं ए बी, इसको मानते सी, इसको डी, इसको ई। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू ट्राइंगल ए बी सी प्लस रेक्टेंगल सी बी डी। ठीक है, दोनों का एरिया। अब ये हाइट कितना है, हाइट है 200 किलो पास्कल। दिख रहा है 400 माइनस 200 बचा इतना, 200 तो यहां से है और यहां से 400 है, तो 400 माइनस 200, ये हाइट कितना है 200। ठीक है, और ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ कितना है, 4 माइनस 2, 2 मीटर क्यूब। तो आपको पता है क्या है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना होगा जी, हाफ इंटू बेस कितना है 2 मीटर क्यूब गुणित 200 प्लस ट्राइंगल का है, और इसका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब ये 2 गुणित ये 200, तो ये हो जाएगा 400, और ये कटा बचा 200, तो दोनों को जोड़ दो, कितना आया 600। ठीक है, 600 किसमें आएगा, ये किलो जूल, क्योंकि किलो पास्कल में, किलो जूल आंसर। तो वर्क क्या हो जाएगा यहाँ, वर्क इज इक्वल टू प्लस 600 किलो जूल, ये उत्तर। है ना, किलो पास्कल में है तो किलो जूल, क्योंकि वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट होता है जूल। ठीक है, यहाँ पे देखो पास्कल क्या होता है, देखो ये मिला पास्कल, ये 2 क्या है, वॉल्यूम है, ये वाला मीटर क्यूब है, और ये वाला किलो पास्कल है, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर क्यूब गुणा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और ये मीटर कैंसिल, तो किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर क्या होता है, यूनिट नहीं समझ में आता तो लिखते जाओ, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। कैसे 1 जूल, जूल किसका होता है, वर्क का, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। तो 1 किलो न्यूटन मीटर मतलब 1 किलो जूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 किलो जूल, इसलिए यहाँ 600 किलो जूल, किलो पास्कल था इसलिए। ठीक है, 1 किलो पास्कल 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए है कि
थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, ये तो एकदम एक लाइनर न्यूमेरिकल है, ध्यान दोगे तो एक लाइन इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं। वर्क डन बाय साइकिल ऑन पीवी डायग्राम is the area of cycle. Work done by cycle on PV diagram is the area of cycle. याद रखिएगा, अगर ये एरिया, अगर साइकिल क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, तो वर्क जो है वह पॉजिटिव होगा। अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है, इसको दिखा रहा हूं मैं, टेंशन नहीं, तो वर्क जो होगा वह निगेटिव होगा। साइकिल अगर एंटी क्लॉकवाइज है, देखो एग्जांपल पी वी, एक साइकिल ये, ठीक है, 1 से गया, मान लो प्रोसेस 1 से लेके 2 गया, फिर 2 से लेके 3 गया, फिर 3 से 1। साइकिल क्या होता है, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम रहे वह क्या कहलाता है, साइकिल। तो साइकिल देखो ये कैसा साइकिल दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका एरिया जो है, इस साइकिल का एरिया क्या देगा मेरे को, वर्क। साइकिल का एरिया वर्क देगा। प्रोसेस में नीचे गिराना नीचे है, साइकिल में उसका एरिया ही क्या कहलाएगा, मेरा वर्क। एरिया ही क्या है, वर्क। तो वर्क ये पॉजिटिव है निगेटिव है, ये दिख रहा है आपको, पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉक घड़ी की तरह क्लॉकवाइज, क्लॉक 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 ऐसा जा रहा है, ऐसा प्रोसेस ऐसा, ठीक है, तो पॉजिटिव। ठीक है, एकदम जनरल क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, साइकिल के लिए क्लॉकवाइज रहेगा तो ये, तो डायरेक्ट पूछ सकता है। ये सवाल निश्चित आने का संभावना बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपको वैल्यू दे देगा, देखो यहाँ वैल्यू दे देगा, यहाँ वैल्यू दे देगा। इसका डायरेक्ट एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज द वर्क ऑफ दिस साइकिल, इस साइकिल का वर्क हो गया। ठीक है, हो गया। कुछ चीज है जो मेरे को लग रहा है कि शायद छूट, जो चीजें आप लोग और बतानी चाहिए, तो वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो कई बार सवाल आएगा, देखो ये सवाल आएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वर्क एरिया ऑफ, ये ट्राइंगल का हो जाएगा। अगर ऐसा ऐसा सवाल आया, ऐसा दे दिया, और ये इसको इधर घुमा दिया, ठीक है, और यहाँ पे बोला इस टाइप का दे दिया। अब आपसे पूछेगा कि वर्क, यदि साइकिल टाइप का दे दिया और पूछेगा कि इसमें वर्क, तो ये पहला तो वर्क, इसका वर्क निगेटिव होगा। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वर्क क्या हो जाएगा, पाई पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आर क्या होगा, इसका रेडियस, और वो वैल्यू वहां पे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इतना इतना वैल्यू है, तो उसका आधा ले लेना है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान दीजिए कि इसमें वर्क निगेटिव दिख रहा है, एंटी क्लॉक है, क्लॉक मतलब पॉजिटिव। चलिए इधर वाला हटाया जाए। 2-4 बार देखोगे क्लास का और नोट्स को तैयार कर लोगे ना, तो समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं बैठा हूँ, समझा दूंगा। समय कम है, उस हिसाब से थोड़ा स्पीड अप है, लेकिन आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा। और मेरे से कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अब दिखाता हूं आपको टी और एस डायग्राम में। टी और एस डायग्राम में अगर ऐसा दिया है 1 से 2, अब आपको निकालना है, तो याद रखिए एरिया अंडर
द कर्व प्रोजेक्टेड ऑन एस एक्सिस, एस मतलब एंट्रोपी है, टी टेम्परेचर है, एरिया अंडर द कर्व प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस गिव्स द हीट ट्रांसफर, गिव्स द हीट ट्रांसफर, तो हीट देगा हमको ये, इसका कर्व मतलब इसका आपको पूरा ये जो एरिया है टी और एस में आपको क्या मिलेगा, हीट, ठीक है, हीट ट्रांसफर, ठीक है। और ये आपको ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये जब होगा हीट एडेड टू द सिस्टम, क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे हीट एडेड टू द सिस्टम, क्यों मैं बोलूं एडेड टू द सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है, जहां एंट्रोपी बढ़ रहा है तो हीट एडेड टू द सिस्टम, इसलिए क्यू पॉजिटिव, ठीक है, क्यू पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये देखो बढ़ रहा है, जहां एंट्रोपी, इसको याद रखिए, एंट्रोपी इंक्रीज किया मतलब क्यू नेगेटिव, जब एंट्रोपी बढ़े तो क्यू का मान पॉजिटिव, जब एंट्रोपी घटेगा तो क्यू का मान नेगेटिव, ठीक है, क्यू बढ़ रहा है मतलब एस बढ़ रहा है, एस बढ़ रहा है इसलिए क्यू पॉजिटिव, हीट एडेड, जब एंट्रोपी घट रहा है इसका मतलब क्या है, इसका घटने का मतलब क्या है, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, हीट बाहर निकल रहा है ना, हीट बाहर निकल रहा है, जब एंट्रोपी घटा तो बाहर, मैं पढ़ा चुका हूं, मैं ये सब चीज पढ़ाया हुआ है, याद करो, सिस्टम वाला एंट्रोपी निकालने बताया था, तो हीट एडेड टू द सिस्टम में क्या हो रहा था, एंट्रोपी बढ़ रहा था, और हीट रिजेक्टेड टू द सिस्टम, हीट जब बाहर निकल रहा था तब क्या हो रहा है, एंट्रोपी घट रहा था, वही चीज है, तो यहीं से ये कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, मतलब हम बोलेंगे कि TdS इज इक्वल टू डी, याद है ये चीज, वही चीज है, तो इससे ही आया आपका ds इज इक्वल टू DQ बाय Q, है ना, तो यही चीज है, DQ कहाँ है, ये एरिया देखो, यहाँ पे छोटा सा हिस्सा ले लूं तो ये इतना छोटा रहता है कि इसको टेम्परेचर T के बराबर मानते हैं, और वो चीज, तो ठीक है, इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, ये वाली चीज को, इसको याद रखना है, और ये चीज याद रखना, और साइकिल के लिए, फॉर साइकिल on TS diagram, super important, area of cycle gives heat transfer, ठीक है, याद रखिए, जब क्लॉकवाइज होगा तो Q की वैल्यू पॉजिटिव, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो Q की वैल्यू नेगेटिव, ठीक, तो यहाँ पे पूरा ओवरऑल देखा जाए तो पूरा कहानी खत्म है थर्मोडायनेमिक्स का, तो जैसा कि आप लोग का टाइम भी लगभग ठीक है, अब थोड़ा सा समय बचा है, उसमें मैं नहीं चाहता कि नया चैप्टर जो शुरू करूं थर्मोडायनेमिक साइकिल्स, वो एक नए लेक्चर में शुरू हो, ठीक है, तो आप लोग इस चीज को लिख लीजिए, और यही चीज जो पीवी में हुआ था वही चीज वहां पे हीट ट्रांसफर हो जाएगा, जब ये पीवी की जगह टीएस रहेगा तो, ठीक है, तो एक एक पॉइंट जो है, जितना एक एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट जितना लिखा हुआ है सब सब इंपॉर्टेंट, सब सब क्वेश्चन बन के तैयार, यहीं पे इस बोर्ड में जितना लिखा है इसी में से 5 6 7 क्वेश्चन आ मतलब बन जाएंगे नए क्वेश्चन, अगर सुबह की क्लास है
निश्चित तौर पे वो 8:30 तक में आपकी चालू हो जाएगी, ठीक है, 8:15 से 8:30 बजे के बीच में, ठीक है। तो कल सुबह की क्लास डेफिनेटली है, श्योर है ना, कल क्लास रहेगी 8:30 बजे चालू हो जाएगी, 8:15 से 8:30 के बीच आपका लॉगिन का पीरियड रहेगा, आप लोग उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। 8:30 तक एनी हाउ मैं चालू कर दूंगा क्लास, ठीक है। तो हो गया, फिर 7-8 क्वेश्चन भी देख लिए पुराने, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे जब पूरा साइकिल खत्म हो जाएगा तो, ठीक है। हाँ, सब रिकॉर्डिंग रहेगा, मॉर्निंग का भी रिकॉर्डिंग रहेगा, है ना, अभी का तो रिकॉर्डिंग हो ही गया है। तो देख लिए, सवाल आ गए, हम लोग पढ़ लिए, अब आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि टेस्ट आपका लगभग 2-3 दिन के अंदर मैं आपका टेस्ट लूंगा मैं। तो आप लोग रेडी रहिएगा थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स साइकिल का टेस्ट देने के लिए, साइकिल भी कंप्लीट करा लेंगे, उसके बाद टेस्ट लेंगे। तो कोशिश करिएगा सब रिवीजन करते जाइए, जितना पढ़े हैं, ताकि आप लोग टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाए, है ना। सेल्फ एनालिसिस के लिए जरूरी है टेस्ट, है ना। देखो अभी तो थर्मोडायनेमिक साइकिल तक एक ही क्या क्लास चल रही है, एक ही क्लास चल रही है, फिर धीरे धीरे क्या होगी ना, एक सब्जेक्ट सवेरे दूसरा चलेगा, थर्मोडायनेमिक साइकिल तक दूसरा, उसके बाद एक सब्जेक्ट दूसरा, दूसरा सब्जेक्ट दूसरा, मतलब 2 सब्जेक्ट जो है आपका पैरेलल चलेगा फिर, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन खत्म होने के बाद 2 सब्जेक्ट पैरेलल चलेगा, है ना, सवेरे का दूसरा सब्जेक्ट, शाम का दूसरा सब्जेक्ट। अभी के लिए आप लोग के लिए जो कंटिन्यू है ना, यही क्लास कंटिन्यू मॉर्निंग में होगी, इसके बाद जो है उसी की कंटिन्यूटी शाम को होगी, ठीक है। चलिए फिर, जय गुड नाइट सभी को, रखते हैं, कोशिश करिए, मेहनत करते रहिए, जरूर आप लोग सफल हो जाइएगा, है ना।